नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर गीता चौगुले आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। पिछले कई ऑनलाइन क्लास में हमने अलग-अलग साहित्य की विधाएँ विधाएँ यानी प्रकार पढ़े हैं। अलग-अलग कहानियाँ थी, निबंध थे, एकांकी थी। उसी प्रकार हम आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं, यह ये इसका नाम है आज भी खरे हैं तालाब। आज भी खरे हैं तालाब और लेखक है अनुपम मिश्र। हमने भवानी प्रसाद मिश्र का नाम बहुत बार सुना है। ये हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। तो इनके पुत्र हैं अनुपम मिश्र, जो इस पाठ के लेखक हैं। आज भी खरे हैं तालाब इस रचना को इसलिए बनाया गया है या लिखा गया है कि पानी हमारे लिए जीवन आवश्यक वस्तु है। भविष्य में पानी एक चुनौती के रूप में सामने आने वाला प्रश्न है, क्योंकि पानी जितना पीने लायक है, उससे ज़्यादा लोक संख्या पृथ्वी पर बढ़ चुकी है। धीरे धीरे जल स्रोतों के सूखते जाने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि पानी की अहमियत तेल जैसी हो जाएगी, तेल यानी ऑयल जैसी हो जाएगी। तो इसी के बारे में ये रचना है, इसी के बारे में ये लेख लिखा हुआ है कि पानी कितना आवश्यक है। पानी सेव वाटर, ये स्लोगन हम बार बार टीवी पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर बार बार देखते हैं, फिर भी हम उससे बाज नहीं आते। पानी हम खर्च करते रहते ही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, और इसीलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए बुरा समय आने वाला है। तो इसीलिए हमें पानी सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। पेय जल जहाँ जहाँ है, उस पेय जल को, पेय स्रोतों को, जल स्रोतों को संरक्षण देना हम सबका कर्तव्य है। हम सबको उसकी तरफ बहुत गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए। देश में हमारे अनेक तालाब हैं। हमारे पाठ का नाम ही है आज भी खरे हैं तालाब। तालाब से ही महानगरों को, नगरों को, गाँवों को पानी दिया जाता है, पेयजल दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो तालाब को सुरक्षित रखना, तालाब की सुरक्षा करना, स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसी के ऊपर ये पाठ है। चलो हम पढ़ने वाले हैं। बुरा समय आ गया था। अब सच में एक बुरी बुरी घटना होने वाली है हम सबके साथ, क्योंकि हमारे तालाब अब सूखते जा रहे हैं। इसी के बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। भोपा होते तो ज़रूर बताते कि तालाबों के लिए बुरा समय आ गया है। भोपा यानी ज्योतिषी, जो असली ज्योतिषी इस समय होते तो ज़रूर बताते कि तालाबों के लिए बुरा समय आ गया है, क्योंकि हम लोग पानी पिएंगे और बाकी का पानी फेंक देंगे, या पानी का इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हम फेंकते हैं, तो तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि तालाबों के लिए बुरा समय अब आ गया है। जो सरस परंपराएं, मान्यताएं तालाब बनाती थी, वे ही सूखने लगी थी। हमारे भारत में अलग अलग परंपराएं हैं। तालाब सिर्फ नेचुरल एक स्रोत नहीं है, या नैसर्गिक रूप से ही नहीं। बहुत से ऐसे तालाब आपको राजस्थान में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ये मानव निर्मित तालाब हैं। तो ऐसी परंपरा बहुत बार रह चुकी है राजे रजवाड़ों के ज़माने में, कि तालाब बनाए जाते थे या पेयजल निर्माण किए जाते थे, उनको स्रोतों को निर्माण किया जाता था।
मान्यताएं तालाब बनाती थी, वे ही सूखने लगी थी। अब लोग मॉडर्न हो गए हैं, आधुनिक बन गए हैं, तो तालाब बनाएगा कौन? तालाब का पानी खर्च करने के लिए तो हम हैं, लेकिन नया तालाब निर्माण कौन करेगा? जो है तालाब उसको सुरक्षित कौन रखेगा? तो ये हम नहीं कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारी से मुँह कर रहे हैं, इसलिए तालाब भी सूखने लगे हैं। दूरी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन राज और समाज के बीच में इस शब्द के आने से समाज का कष्ट कितना बढ़ जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं। दूरी यानी डिफरेंस, कितनी छोटी सी बात है दूरी। ये शब्द सिर्फ 2 अंकों का है, 2 अंक से जुड़ा हुआ है, फिर भी राज यानी जो राज सत्ता पर है, जो नेता है, और समाज, इनके बीच ये दूरियां निर्माण कर रहा है। पानी की समस्या, इसका कोई हिसाब नहीं। फिर जब यह दूरी एक तालाब की नहीं 7 समुंदर की हो जाए तो बखान के लिए क्या रह जाता है? 7 समुंदर या तालाब में जो दूरियां निर्माण हो रही है, या नेता और समाज में जो दूरियां निर्माण हो रही है, इसका बखान यानी वर्णन हम क्या कर सकते हैं? अंग्रेज 7 समंदर पार से आए थे और अपने समाज के अनुभव लेकर आए थे। वहाँ वर्गों पर टिका समाज था। वर्ग यानी कास्ट सिस्टम थी, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वहाँ एक लेवल पर समाज आधारित था। काम करने वाले अलग से, और काम करने वालों के ऊपर अय्याशी करने वाले, हुकूमत करने वाले अलग से लोग। तो ये 2 कैटेगरी के लोग वहाँ हुआ करते थे। तो उसी के ऊपर अंग्रेज़ों का समाज था, जिसमें स्वामी और दास के संबंध थे। मैंने अभी बोला कि जो वर्कर अलग से हैं और उनके ऊपर हुकूमत करने वाले स्वामी यानी मालिक, अलग अलग संबंध थे। वहाँ राज्य ही फैसला करता था कि समाज का हित किस में है। हित यानी कल्याण। अंग्रेजों के शासन में वहाँ का राजा ही फैसला करता है कि समाज का कल्याण किस बात में है। यहाँ जाति का समाज था, लेकिन हमारे यहाँ कास्टिज्म है। हमारे यहाँ हर एक धर्म अलग से हैं, जात अलग से हैं। यहाँ 2 ही प्रकार के लोग नहीं हैं, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग हैं। राजा ज़रूर थे, पर राजा और प्रजा के संबंध अंग्रेज़ों के अपने अनुभवों से बिल्कुल भिन्न थे। भिन्न यानी बहुत अलग थे। हमारे यहाँ की परंपराएं, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की समाज रचना, भारत की समाज रचना अंग्रेजी समाज रचना से बिल्कुल विपरीत या अलग थी। यहाँ समाज अपना हित स्वयं तय करता था। हमारे यहाँ धर्मों ने, हमारे सभी धर्म ग्रंथ, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़े, उसमें ज़रूर ये बात लिखी गई है कि पेय स्रोत, जल स्रोत जहाँ जहाँ हैं उसकी रक्षा करे, उसकी निगरानी करे, उसको स्वच्छ रखे। ये हर एक धर्म ग्रंथ में ज़रूर लिखा गया है। पानी की अहमियत को ज़रूर बताया गया है धर्म ग्रंथ में। और एक अच्छी बात है, हमारे यहाँ कास्टिज्म ज़रूर है, जातीयवाद ज़रूर है, लेकिन हर एक जाति अपने जाति को ऊंचा करने के लिए ज़रूर कुछ ऐसे काम करती है जिसके साथ 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 अपनी जाति के साथ साथ इनडायरेक्टली समाज का भी उत्थान होता है, या समाज का भी उद्धार होता है। जैसे धर्मशाला बनाना, अपने जाति के लोगों के लिए तालाब बनाना, या अपनी जाति के लोगों के लिए अलग सी लंगर या खाने की व्यवस्था करना। इससे क्या हो रहा है, सिर्फ जाति के लोग ही उसका उपयोग नहीं करते, तो अन्य समाज के अन्य लोग भी वहाँ उस तालाब का, उस लंगर का, उस धर्मशाला का उपयोग कर सकते थे, करते हैं। तो यह समाज अपना हित स्वयं यानी खुद तय करता है। उसे अपनी शक्ति से, अपने संयोजन से पूरा करता था। राज उसमें सहायक होता था। राजा भी ऐसे लोगों की मदद करता था, क्योंकि राजा को भी बहुत सारे काम होते थे। कोई धर्म, कोई कास्ट अपने लिए, अपने लोगों के लिए कुछ धर्मशाला वगैरह बनाने की चाह रखता है, तो राजा तब उसे बहुत मदद करता था, है ना। तो शक्ति से, संयोजन से पूरा करता था, और राजा भी उसमें मदद करता था। पानी का प्रबंध यानी व्यवस्था। पानी का प्रबंध, उसकी चिंता हमारे समाज के कर्तव्य बोध के विशाल सागर की एक बूंद थी।
तब पानी की समस्या उतनी नहीं थी, क्योंकि लोग नदी को माता कहते थे, नदी की पूजा करते थे, समुंदर की पूजा करते थे। जहाँ जहाँ पानी होता था, पानी को वरुण देवता मानकर, भगवान मानकर उसकी पूजा की जाती थी, और उसका उपयोग संक्षिप्त में किया जाता था, कम से कम किया जाता था, क्योंकि पानी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब ज़माना बदल चुका है, पानी को हम महत्व दे रहे हैं, लेकिन पानी को उतना उच्च स्थान अपने मन में नहीं रख रहे हैं। इसीलिए पानी का अपमान, पानी की अवहेलना हो रही है। पानी का प्रबंध यानी पानी की व्यवस्था और उसकी चिंता हमारे समाज के कर्तव्य बोध के विशाल सागर की एक बूंद थी। एक बूंद होना थोड़ी सी चिंता हुआ करती थी पानी के लिए, क्योंकि पानी का स्थान हमारे दिल में, हमारे मन में बहुत ऊंचा हुआ करता था। सागर और बूंद एक दूसरे से जुड़े थे। बूंद बूंद से सागर, नदियाँ, तालाब बनते हैं, तो बूंद का होना, एक बूंद का होना बहुत ज़रूरी होता है। बूंदें अलग हो जाएं तो न सागर रहे न बूंद बचे। 7 समंदर पार से आए अंग्रेजों को समाज के कर्तव्य बोध का न तो विशाल सागर दिख पाया, न उसकी बूंदें। अंग्रेज तो हमारे यहाँ शासन करने के लिए आए थे, हमें गुलाम बनाने के लिए आए थे, तो हमारी यहाँ की समाज व्यवस्था से उनको न लेना देना था, ना उसके बारे में उनकी कोई सोच हुआ करती थी। उन्होंने अपने यहाँ के अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर यहाँ के राज दस्तावेज ज़रूर खोजने की कोशिश की, लेकिन वैसे रिकॉर्ड राज में रखे नहीं जाते थे। पुराने ज़माने में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित नहीं रखे जाते थे कि तालाब बनाया। बहुत कम राजाओं ने अपना जमा खर्च, अपनी जमा पूंजी के बारे में हिसाब रखा है। बहुत से राजे रजवाड़े मनमौजी करते थे, अपनी मनमानी करके पैसा उड़ाते थे या पैसा खर्च करते थे, उसका हिसाब नहीं रखा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने अपने एक्सपीरियंस के लिए यहाँ देखा कि कोई डॉक्यूमेंट है क्या, लेकिन वैसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, तो बहुत से राजाओं ने ऐसे रिकॉर्ड नहीं रखे थे। इसलिए उन्होंने मान लिया कि यहाँ सारी व्यवस्था उन्हीं को करनी है, और अंग्रेज़ों ने मन ही मन यह मान लिया कि सिर्फ भारतीयों को ही गुलाम नहीं करना, तो भारत की जो समाज व्यवस्था है उनको भी मानसिक गुलाम हमें बनाना है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तालाब की संरक्षण करना तालाब का है नहीं, या कुछ भी बात उन्हें मालूम नहीं, और इसके बारे में वो सोचने वाले भी थे नहीं। देश के अनेक भागों में घूम फिर कर अंग्रेज़ों ने कुछ या काफ़ी जानकारियाँ ज़रूर एकत्रित की। बहुत से भाग में अंग्रेज़ लोग घूमे, वहाँ की समाज रचना देखी देश के अलग अलग कोने में, और काफ़ी जानकारियाँ उन्होंने हासिल की, लेकिन यह सारा अभ्यास कुतूहल से ज़्यादा नहीं था। सिर्फ एक क्यूरियोसिटी, एक कुतूहल, एक कैसे लोग रहते हैं ये देखना था उन्हें। उसकी स्टडी वगैरह करके फिर इम्प्लीमेंट करना या अपने हुकूमत में उस बात को लाना, ये उनके लिए ज़रूरी नहीं था। उसमें कर्तव्य के सागर और उसकी बूंदों को समझने की दृष्टि नहीं थी। भारतीय लोग जल को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं या नहीं मानते, जल की पूजा करते हैं या नहीं, दिल में जल के लिए उन क्या स्थान रखते हैं, इसके बारे में सोचने की अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा कि इसके बारे में सोचा जाए। इसीलिए विपुल मात्रा में जानकारियाँ एकत्रित करने के बाद भी जो नीतियाँ बनी, उन्होंने तो इस सागर और बूंद को अलग अलग ही किया। और अंग्रेज़ों ने बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित की थी, बहुत भरपूर मात्रा में, विपुल यानी भरपूर मात्रा में, भरपूर प्रमाण में ये जानकारियाँ एकत्रित की थी, लेकिन उन्होंने जो शासन बनाया, जो नीतियाँ, जो रूल्स बनाए, वो हमारे समाज के खिलाफ थे। जो पानी को महत्व देना, धर्म को महत्व देना, जातियों को अहमियत देना, इसको उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। उत्कर्ष का दौर भले ही बीत गया था, उत्कर्ष यानी उन्नति, भारत की उन्नति का दौर जब अंग्रेज आ गए तो बीत गया, पर अंग्रेज़ों के बाद भी पतन का दौर प्रारंभ नहीं हुआ था। अंग्रेज चले जाने के बाद भी पतन हमारा उतना नहीं हुआ था। पतन यानी ह्रास यानी अधोगति, जो समाज कोलैप्स हो रहा था, डिमोलिश हो रहा था, समाज की जो प्रिंसिपल्स या जो नीतियाँ रीतियाँ हमारी
गायब हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, वो भी प्रारंभ नहीं हुआ था। 19वीं सदी के अंत में, 19th सेंचुरी के लास्ट में, आखिर में, और 20वीं सदी, 20th सेंचुरी के शुरुआत में अंग्रेज़ यही घूमते फिरते जो कुछ देख रहे थे, लिख रहे थे, जो गैजेटियर बना रहे थे। गैजेटियर, गैजेट यानी जो पुस्तक बना रहे थे हर एक प्रांत की अपनी अपनी, उनमें कई जगहों पर छोटे ही नहीं बड़े बड़े तालाबों पर चल रहे काम का उल्लेख मिलता है। आप कहीं भी देखें, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में जाएं, वहाँ नए और मानव निर्मित दो प्रकार के तालाब आपको हर जगह पर मिलेंगे। राज्य रजवाड़े जब थे, तब राज्य रजवाड़ों ने, धर्म के जो ठेकेदार थे उन्होंने मानव निर्मित तालाब बनाए हैं। नेचुरल स्रोत पहले से हैं, तो अंग्रेज़ों ने भी बहुत ऐसे तालाबों का काम किया है, ऐसा उल्लेख मिलता है। उन्होंने लेखक ने उदाहरण दिया है, मध्य प्रदेश के दुर्ग यानी किला और राजनांदगांव जैसे क्षेत्रों में सन 1907 तक भी बहुत से बड़े तालाब बन रहे थे। एक उदाहरण दिया है कि मध्य प्रदेश में जो किले हैं, अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े जो किले हैं वहाँ, और राजनांदगांव जो गांव है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है ये राजनांदगांव, तो वहाँ 1907 तक भी बहुत बड़े बड़े तालाब बनाए जा रहे थे। 1907 में अंग्रेज़ थे हमारे भारत में, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी तालाब बनने के उल्लेख हैं। इनमें तांदुला नामक तालाब, तांदुला नामक जो तालाब है, 11 वर्ष तक लगातार चले काम के बाद बनकर बस अभी तैयार हुआ है। 11 वर्ष, 11 ईयर्स कंप्लीट हो गए उस तालाब को बनाने के लिए। इसमें सिंचाई के लिए निकली नहरों नालियों की लंबाई 513 मील थी। ये तालाब कितना बड़ा है देखो, इसमें जो अलग अलग नहरें ने कैनाल बनाए गए थे अलग अलग दिशा में, इस तालाब से सिंचाई के लिए नहीं, खेत में पानी डालने के लिए लोगों को आसानी हो, इसीलिए उपलब्धि हो पानी की, इसलिए जो कैनाल बनाए जाते हैं, तो उनकी कैनाल की जो लेंथ है या कितने मील थे ये, 513 मील। छात्रों, यहाँ किलोमीटर और मील में फ़र्क है। किलोमीटर यानी 1.6 किलोमीटर का 1 मील होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 513 मील इज इक्वल टू कितने किलोमीटर, आप कैलकुलेशन करें। जो नायक समाज को टिकाए रखने के लिए यह सब काम करते थे, उनमें से कुछ के मन में समाज को डिगाने हिलाने वाली नई व्यवस्था भला कैसे समा पाती। नायक यानी जो लीडर होता है, समाज को लीड करता है, उसे समाज की उन्नति के लिए, समाज की प्रगति के लिए बहुत कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे समाज प्रगति के रास्ते पर चले। कुछ नायक ऐसे होते हैं, यहाँ इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों को भी बोला गया है, कि जिन्होंने समाज को डिगाने वाली, समाज को खोखला करने वाली, समाज को कमज़ोर करने वाली कुछ काम किए हैं। उनकी तरफ से अंग्रेज़ों को चुनौती भी मिली। कुछ ऐसे नायक थे जो अंग्रेज़ों को भी चुनौतियाँ देते थे, ललकारते थे, चैलेंज देते थे। सांसी, भील जैसी स्वाभिमानी जातियों को, ये जातियां हैं सांसी नाम की, ये मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। भील आदिवासी जात है ये, तो जैसे स्वाभिमानी जातियां थी, ये अंग्रेज़ों से भी बिल्कुल नहीं डरती थी। इनको इसी टकराव के कारण अंग्रेज़ी राज ने ठग और अपराधी तक कहा। अंग्रेज़ों की ये बात नहीं मानते हैं, इसलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें करार दिया है ठग। ठग ये नहीं, फंसाने वाले, ये फरारी लोग रहते हैं, फंसाने वाले रहते हैं, ठग है और अपराधी भी है। ऐसे उन जातियों के तमाम लोगों को उपाधि दी है अंग्रेज़ों ने। अब जब सब कुछ अंग्रेज़ों को ही करना था, तो उनसे पहले के पूरे ढांचे को टूटना ही था। अंग्रेज़ों ने सारे शासन अपने हाथ में लिए, शासन की बागडोर पूरे अपने हाथ में ली, तो पहले वाला समाज पूरा का पूरा टूट चुका। हमारे पहले वाले समाज में राजे रजवाड़े थे, उनके स्वनिर्मित तालाब, मानव निर्मित तालाब हुआ करते थे। नदी नालियों को, तालाबों को, समुद्र को हम भगवान का दर्जा देते थे। हम एक दूसरे जात का
कास्ट का सम्मान करते थे, ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने में टूटना स्वाभाविक था। उस ढांचे को दुत्कारना, ढांचा यानी जो स्ट्रक्चर बना था समाज का, उसको दुत्कारना, उसको कम समझना, उसकी उपेक्षा करना अपमान करना कोई बहुत सोचा विचारा गया कुटिल षड्यंत्र नहीं था। अंग्रेज सोच समझ कर ही आए थे भारत पर राज करने के लिए, क्योंकि भारत से बहुत ज़्यादा मसाले भी उनको मिलने वाले थे, बहुत ज़्यादा पैसा भी उनको मिलने वाला था। लेकिन इस भारत का समाज किस तरीके से है ये उनको सोचना नहीं था। वह तो इस नई दृष्टि का सहज परिणाम था, और दुर्भाग्य से यह नई दृष्टि हमारे समाज के उन लोगों तक को भी भा गई जो पूरे मन से अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे और देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे। हमारे यहाँ अंग्रेज़ों को लड़ने के लिए जो अलग अलग ग्रुप, अलग अलग लोग तैयार हो गए या लीडर तैयार हो गए, उनमें से कुछ लीडर, कुछ नेता ऐसे थे कि वो अंग्रेज़ों का विरोध तो पूरे मन से कर रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ जो अपने हमारा समाज बदल रहे हैं उसके लिए वो राज़ी है, उसके लिए वो तैयार है। बदलने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए ये तैयार हैं। तो ऐसे लोग भी कुछ हुआ करते थे। पिछले दौर के अभ्यस्त हाथ अब अकुशल कारागिरों में बदल गए थे। अभ्यस्त यानी प्रैक्टिस ही नहीं, अनस्किलफुल इंग्लिश में कहा जाता है। पिछले दौर के अभ्यस्त, दौर यानी जो जनरेशन था। अब देखो अंग्रेज़ों के ज़माने में उतना ज़्यादा काम लोगों को नहीं था जो राजा रजवाड़ों के ज़माने में लोगों को था। कुएं बनवाना, अलग अलग शिल्पकारी करना, मंदिर बनवाना, तालाब बनाना, लोगों के लिए एक मनोरंजन का जंतर मंतर जैसे साधन बनाना, स्कल्पचर बनाना। अब अंग्रेज़ों आने के बाद लोग ये काम भूल गए। अभ्यस्त अभ्यस्त यानी जो काम कर हाथ कुशल थे, सॉरी मैंने अभी अभ्यस्त को अनस्किलफुल कहा। अभ्यस्त यानी स्किलफुल, जो जो कुशल हाथ थे, जो कारागिर हाथ थे, वो अकुशल कारागिरों में बदल गए। लेकिन अंग्रेज़ों के बाद ना कोई मंदिर बना, ना कोई ऐसी शिल्पकला बनी, ना ऐसे कुएं बने। तो जो अभ्यस्त हाथ थे, जो प्रैक्टिस करने वाले हाथ थे, उनके हाथ को प्रैक्टिस ही नहीं, स्किल ही नहीं रहा, वो अब किसी काम के लायक नहीं रहे उनके हाथ। ऐसे बहुत से लोग जो गुणीजन खाना या गुणी माने गए जनों की सूची में थे, वे सब अनपढ़, असभ्य, अप्रशिक्षित माने जाने लगे। राजे रजवाड़ों के ज़माने में जिन्होंने सुंदर सुंदर कलाकारी की थी, पेंटिंग की है या कुएं पर बहुत सुंदर कलाकारी की है ना, या शिल्प कलाएँ अलग अलग की है, मंदिर सुंदर बांधे हैं, तो ये सारे जो गुणी कलाकार थे उनको अंग्रेज़ों के ज़माने में अनपढ़ कहा गया, गँवार कहा गया, असभ्य यानी मैनरलेस कहा गया, अप्रशिक्षित यानी अनस्किलफुल कहा गया। तो ऐसा हो गया। उस नए राज और उसके प्रकाश के कारण चमकी नई सामाजिक संस्थाएं, नए आंदोलन भी अपने नायकों के शिक्षण प्रशिक्षण में अंग्रेज़ों से भी आगे बढ़ गए थे। अब देखो ज़माना बदल चुका। पहले मंदिर को, पानी को, ज़मीन को हम पूजते थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने अलग सी बातें समाज में लाई। तो अब प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना ये ज़रूरी हो गया। अलग अलग सामाजिक संस्थाएं बन गई, अलग अलग आंदोलन तैयार हो गए। आज़ादी के बाद की सरकारों और सामाजिक संस्थाओं तथा ज़्यादातर आंदोलनों में भी यह लज्जाजनक प्रवृत्ति जारी रही है। आज़ादी मिलने के बाद भी जो गुणीजन लोग हैं उनको नकारना, और जिनके पास जो लायक नहीं, जो नालायक लोग हैं, नालायक यहाँ गाली नहीं है, नालायक यानी जो लायक नहीं, ऐसे लोगों को ही मान्यता देना, आगे बढ़ाना, लीडर बनाना, ये जो बात हो रही है ये अभी तक जारी है। ये लज्जास्पद बात है। उस गुणी समाज के हाथ से पानी का प्रबंध किस तरह छीना गया, इसकी एक झलक तब के मैसूर राज में देखने को मिलती है। ऐसे गुणीजन समाज थे, ऐसे गुणी लोग थे, कलाकार लोग थे, उनके हाथों से कलाकारी छीन ली अंग्रेज़ के हुकूमत ने, और उसकी झलक हमें मैसूर राज में देखने को मिलती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है मैसूर राज्य का।
सन 1800 में मैसूर राज दीवान पूर्णैया देखते थे। पूर्णैया जैसे हमें सर विश्वेश्वरैया मालूम है, वो भी मैसूर राज के दीवान थे। वैसे ही एक दीवान, दीवान यानी कौन? प्रधानमंत्री, उसे दीवान कहा जाता है। जो कामकाज देखता है, राजा को पूरी सलाह देता है, उसे कहा जाता है दीवान। तो पूर्णैया नामक इंसान मैसूर राज के दीवान थे। तब राज्य भर में 39,000 तालाब थे। पूर्ण राज्य में 39,000 तालाब हुआ करते थे। कहा जाता था कि वहाँ किसी पहाड़ी की चोटी पर एक बूंद गिरे, आधी एक तरफ और आधी उस तरफ बहे, तो दोनों तरफ से उसे सहेज कर रखने वाले तालाब वहाँ मौजूद थे। मैसूर राज्य में इतने टैलेंटेड दीवान पहले से रह चुके हैं। सर विश्वेश्वरैया भी टैलेंटेड दीवान रह चुके हैं, जिन्होंने वृंदावन गार्डन की निर्मित की, जिनको एक सफल इंजीनियर माना जाता है और उन्हीं के जन्म दिवस पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो उसी मैसूर राज्य के और एक दीवान थे पूर्णैया। तो उनके राज्य में 39,000 यानी 39,000 तालाब थे मैसूर राज्य में अकेले में। और कहा जाता है कि आसमान से पानी की एक बूंद भी यदि टपकती है और किसी पहाड़ पर गिरती है और एक तरफ और दूसरी तरफ, आधी एक तरफ और आधी दूसरी तरफ, तो दोनों तरफ तालाब थे, यानी पहाड़ के दोनों तरफ तालाब मौजूद है। बूंद कहीं भी गिरे तालाब में ही पड़ने वाली है, इतने सारे तालाब थे। समाज के अलावा राज भी इन उम्दा तालाबों की देख रेख के लिए हर साल कुछ लाख रुपए लगाता था। छात्रों, लाख रुपए उस जमाने में, आजकल भी लाख रुपए बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं, मूल्य रखते हैं। लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में 1-2 रुपया 10 रुपया बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे, मूल्य करते थे, कीमत वैल्यूएबल हुआ करते थे, उस ज़माने में लाख रुपया ने आजकल के ज़माने में 1,000 करोड़ की संख्या में भी हम कीमत लगा सकते हैं। तो राजा ने कई लाख रुपए यहाँ लगाए थे कि तालाब की देखरेख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन राज बदला, यानी अंग्रेज आ गए। सबसे पहले उन्होंने इस फिजूल खर्ची को रोका। इतने सारे पैसों की क्या ज़रूरत है तालाब के देखरेख की? रोक दो, फिजूल खर्ची है ये बात, फिजूल खर्ची बेकार है। और सन 1831 में राज की ओर से तालाबों के लिए दी जाने वाली राशि को काटकर एकदम आधा कर दिया। राशि यानी जो पैसे दिए हैं, जो फंड हुआ करता था, फंडिंग दी जाती थी राजा की तरफ से तालाब की देखरेख के लिए, तो अंग्रेज़ों ने उस राशि को, उस फंड को आधा ही कर दिया। अगले 32 बरस तक नए राज की कंजूसी को समाज अपनी उदारता से ढक कर रखे रहा। लेकिन नेक्स्ट 32 ईयर्स, अगले 32 साल तक समाज ने, राजा पैसे नहीं दे पा रहा है अंग्रेजों के हुकूमत के कारण, तो समाज ने अपने हिस्से के पैसे खर्च करके तालाबों की सुरक्षा की थी। समाज इतना उदार था। तालाब लोगों के थे, सो राज से मिलने वाली मदद के कम हो जाने, कहीं कहीं बंद हो जाने के बाद भी समाज तालाबें तालाबों को संभालता रहा। यानी समाज ने देखा कि राजा पैसे नहीं दे पा रहा है, तो समाज ने अपने जेब खर्च करके तालाबों को संभाला। बरसों पुरानी स्मृति ऐसी ही नहीं मिट जाती। हजारों साल की ये परंपरा है, अंग्रेज आने के बाद ऐसे ही नहीं मिट जाती। लेकिन फिर 32 बरस बाद, यानी सन 1863 में वहाँ पहली बार PWD बना। यानी वहाँ PWD ये डिपार्टमेंट बन गया और सारे तालाब लोगों में से छीनकर उसे सौंप दिए गए। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन गया और गवर्नमेंट ने सारे तालाबों पर अपने हिस्से ले लिए। प्रतिष्ठा पहले ही हर ली थी। प्रतिष्ठा ने राजा की तरफ से पैसे फिर पहले ही कम मिले थे, तालाबों का मान सम्मान चला ही गया था। हरना यानी हार जाना, फिर धन और साधन छीने, समाज अब तालाब संभाल रहा है। लेकिन PWD डिपार्टमेंट ने, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में ये कम कर दिया समाज
का हक तालाब के ऊपर से छीन लिया, स्वामित्व भी ले लिया गया, जो मालिकाना हक है समाज का और राजा का वो भी अंग्रेज सरकार ने छीन लिया। सम्मान, सुविधा और अधिकारों के बिना समाज लाचार होने लगा था। अब रेपुटेशन नहीं है, सम्मान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कोई भी ऐसी आसान चीज़ अंग्रेज भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं करा रहा है, और अधिकार तो है ही नहीं अब अंग्रेज़ों के शासन में किसी भारतीय को। तो समाज लाचार होने लगा, बेबस होने लगा। ऐसे में उससे सिर्फ अपने कर्तव्य निभाने की उम्मीद कैसे की जाती है? जो समाज तालाबों को जिंदा रख रहा था, अब समाज से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सारे 39,000 जो तालाब है वो फिर से जिंदा हो पाए? मैसूर के 39,000 तालाबों की दुर्दशा का किस्सा बहुत लंबा है। पीडब्ल्यूडी से काम नहीं चला तो फिर पहली बार सिंचाई विभाग बना, उसे तालाब सौंपे गए। पीडब्ल्यूडी से ये काम नहीं संभाल पा रहा है तो सिंचाई नाम का एक डिपार्टमेंट बना और उसमें ये सारे तालाबों का जिम्मा सौंप दिया गया। वह भी कुछ नहीं कर पाया तो फिर वापस पीडब्ल्यूडी को ये तालाब सौंपे गए। अंग्रेज विभागों की अदला बदली के बीच तालाबों से मिलने वाला राजस्व बढ़ाते गए और रख रखाव की राशि छांटते गए। राजस्व, महसूल, टैक्स, तालाब का टैक्स अंग्रेज बढ़ाते गए, लेकिन जो रख रखाव, संरक्षण के लिए जो राशि है, जो एड रहती है, मदद रहती है, उसको कम करते गए। अंग्रेज इस काम के लिए चंदा तक मांगने लगे, जो फिर जबरन वसूली तक चला गया। 39,000 तालाब लोगों के हाथ से छीन लिए गए। राजा का अधिकार उसके ऊपर से छीन लिया गया, अंग्रेज़ों ने छीना, और फिर उसके रख रखाव के लिए अंग्रेज़ों ने टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसी बातें अंग्रेज़ों के ये सेव वाटर जो है वो उस ज़माने से ही शुरू हो गया। 39,000 जो तालाब है उसमें से बहुत से कम अब मैसूर तालाब में मैसूर राज्य में तालाब बचे हैं, क्योंकि उसकी रक्षा करना, उसको संरक्षण देना किसी ने अपना अधिकार समझा ही नहीं। राजा करता था, प्रजा करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये अपने हाथ में ले लिया। और अंग्रेज़ों से जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद भी इन तालाबों का कोई अधिकारी नहीं बच पाया। बच्चों, ये आधा लेसन मैं यही समाप्त कर लेती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आज भी खरे हैं तालाब, आज भी हमें पानी मिल रहा है पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए तालाब से। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि तालाब को हम पुनर्जीवित करें, तालाब की सुरक्षा करें? इसके बारे में मैं आपको अगले ऑनलाइन क्लास में इस पार्ट को ही कंटिन्यू करने वाली हूँ, और साथ साथ एक इस ज़माने की, आज की सदी की होने वाली एक सत्य घटना भी ज़रूर बताने वाली हूँ। यदि नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मैं ये सत्य घटना बताना भूल जाती हूँ तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसके ऊपर मैं एक ज़रूर वीडियो बनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ मैंने अभी तक जो आपको सिखाया है समझ में आ गया होगा। नमस्कार।